डेविल से शादी। अब तक आपने सुना कि रियान को अपने इतने करीब देख के मीता के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, लेकिन रियान मीता की हालत देख उससे दूर जाने की जगह उसके और करीब आने लगा, जिसे देख मीता अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, रियान, मुझे जाना है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, चली जाना। वैसे भी अब तुम लेट हो चुकी हो, टीचर तुम्हें एंट्री नहीं देने वाली है, रियान ने कहा और जल्दी से मीता के होठों को अपने होठ के कब्जे में कर लिया, जिससे मीता आगे कुछ न कह पाए। रियान मीता को किस किए जा रहा था और कुछ ही देर में मीता भी पिघल गई और वो भी रियान के किस को आंसर करने लगी। कुछ देर बाद मीता रियान को खुद से अलग करते हुए बोली, हो गया, अब मैं क्लास के लिए जा रही हूँ, वरना तुम मुझे दूसरी क्लास के लिए भी लेट कर दोगे। इतना बोलकर मीता म्यूजिक रूम से जाने को हुई, तभी जैसे उसे कुछ याद आया और वो परेशान होते हुए बोली, तुम्हें किस करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली जो यहाँ किया? कॉलेज में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे हैं और इस रूम में भी। रिलैक्स, इस रूम का कैमरा भी खराब है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जान। रियान के मुंह से अपने लिए जान शब्द सुनकर मीता उसे घूरकर देखती है और बिना कुछ आगे बोले या यूं कहें कि बिना बहस किए वहाँ से चली गई। अब आगे मित्तल हाउस। निमी अपने रूम में बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही थी और साथ ही उसके पास बहुत सारे खाने के सामान रखे हुए थे, जिसे वो बारी बारी करके खा भी रही थी। पूरे बेड पर उसने सभी चीज़ों को फैलाकर रखा हुआ था और सामने टैब में वो मूवी देख रही थी। एक तरह से कहा जाए तो ऑनलाइन क्लास सिर्फ फॉर्मेलिटी या यूं कहें अटेंडेंस के लिए चल रही थी। निमी अपने ही दुनिया में मग्न थी और अदिति इस वक्त काव्या जी के पास थी। निमी अपनी मूवी एंजॉय कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। निमी अपने फ़ोन को हाथ में लेके देखी, उसे अंश कॉल कर रहा था। निमी ने कॉल रिसीव किया तो सामने से अंश की आवाज़ आई, क्या कर रही हो? अंश का सवाल सुनकर निमी, जो अभी अभी चिप्स अपने मुंह में डालने जा रही थी, वो रुक जाती है और फिर सफेद झूठ बोलते हुए बोली, क्लास ले रही हूँ। सिर्फ क्लास या और भी कुछ? अंश ने आगे सवाल किए। ये सवाल निमी की जान हवा में अटकने के लिए काफ़ी था। वह हकलाते हुए बोली, और क्या करूँगी, सच में मैं क्लास ही ले रही हूँ, आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है फिर, मेरी वीडियो कॉल अभी तुम तुरंत एक्सेप्ट करो। इस बार निमी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बहाना दे, क्योंकि अंश ने अगर निमी को इस तरह से क्लास के बीच में मूवी देखते हुए देखा और साथ ही इतने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखा तो वो निमी को अच्छे से डांटने वाला है। इस वक्त निमी अपनी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि अदिति उसी का दूध पीती है, इसीलिए उस पर भी इफेक्ट करेगा। लेकिन निमी ने बहुत टाइम से ये सब नहीं खाया था, जिस वजह से उसका मन कर रहा होता है और वो इस बार खा रही थी। निमी अपने सोच में ही थी कि तभी अंश का वीडियो कॉल आने लगा निमी के पास। अब कोस उसे उठाने के सिवा और कोई चारा नहीं था, जिस वजह से उसने कॉल रिसीव किया। अंश उसे अपने आसपास की चीज़ें दिखाने के लिए बोला। निमी अंश की नज़रों से बचते हुए सभी चीज़ें साइड किए जा रही थी, लेकिन अंश की नज़र फिर भी उन सभी चीज़ों पर जाती है, जिसे देख वो गुस्सा होके बोला, ये सब क्या है निमी, मैंने मना किया है ना ये सब अभी खाने से। वो मैं कितने दिनों के बाद ही तो खा रही हूँ, मेरा बहुत मन था इसीलिए, लेकिन मैंने बहुत कम खाया है सच्ची में, निमी ने जल्दी से अपनी पूरी सफाई देते हुए कहा, जिसे सुनकर अंश बिल्कुल खुश नहीं था। वह अभी निमी को ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था,
जिस वजह से वो कॉल कट कर दिया। अंश के इस एक्शन से निमी समझ गई कि अंश अब उससे गुस्सा हो चुका है और निमी खुद को कोसने भी लगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कुछ ही देर बाद काव्या जी अदिति को लेकर आई जो अब सो चुकी थी और उसे निमी को देकर कहा, क्या बात है निमी, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है। निमी ने अदिति को बेड पर सुला दिया और काव्या जी की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं आंटी, सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है, तुम परेशान लग रही हो। काव्या जी ने निमी के चेहरे का भाव देखकर कहा। उन्होंने निमी के फेस को देख के ही समझ लिया कि निमी अभी परेशान है। निमी भी समझ गई कि वो नहीं छुपा सकती, इसीलिए वो बोली, वो अंश मुझसे गुस्सा हो गए हैं। निमी ये बोल के काव्या जी को आज की सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर काव्या जी ने निमी के गाल पर हाथ रखकर कहा, अंश का गुस्सा होना जायज है, उसे तुम्हारी फिक्र है और अभी ये सब तुम्हारे लिए और अदिति दोनों के लिए सही नहीं है, और वैसे भी तुम्हें जल्दी से कोल्ड होता है। काव्या जी ने निमी को समझाते हुए कहा, जिसे सुन निमी हाँ में सिर हिला देती है। निमी को भी समझ में आ रहा था कि अंश क्यों गुस्सा है, लेकिन अब उसे मनाया कैसे जाए, निमी इस बारे में ही सोच रही थी। शहर से थोड़ी दूर पर अंश अपनी कार में बैठकर आया और एक जंगल के पास रोका। अंश अपनी कार में ही होता है, तभी वहाँ एक और कार आके रुकी और उसमें से दो लोग बाहर आए, एक संदीप और दूसरा लोकी। संदीप को देख के ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो रात में नहीं सोया और रेस्ट तो बिल्कुल नहीं किया है। साथ ही बहुत सारी परेशानी भी उसके चेहरे पर थी, जिसे देखकर अंश बोला, डोंट वरी, मैंने इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया है, बहुत जल्द कुछ तो हमारे हाथ लग जाएगा। दुश्मन वो मेरे और उसकी सज़ा किसी और को, ये ठीक तो नहीं है। यही होता है, जो लोग सीधे और सामने से वार नहीं कर पाते वो अक्सर पीछे से ही वार करते हैं या किसी अपने पे, अंश ने संदीप को समझाते हुए कहा। अंश और संदीप वहाँ पर वेट करते हैं क्योंकि उस एरिया की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही थी। अंश संदीप के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देख सकता था, लेकिन उसे भी समझ में आ रहा था कि इस वक्त उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। अंश खुद भी कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि उसकी निमी को कुछ हो, और हर वो इंसान जो किसी से प्यार करता है वो कभी भी अपने प्यार को तकलीफ में नहीं देख सकता। अंश बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसका शक सही निकले। उन दोनों को अभी तक यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऋचा को शहर से इसी जंगल वाले इलाके में दिखा गया है। अंश लोकी की तरफ देखते हुए बोला, टीम को इतना टाइम क्यों लग रहा है? बॉस, ये जंगल बहुत बड़ा है और घना है, जिस वजह से इसके अंदर जाने में थोड़ी देर लगेगी। लोकी ने तुरंत से अंश के सवाल का जवाब दिया और उसे सारी सिचुएशन बताई, जिसे सुनकर अंश ने कहा, अगर यह जंगल इतना ही खतरनाक है तब तो वो लोग भी ज़्यादा अंदर नहीं गए होंगे, वो इस जंगल के आसपास ही होंगे। अपनी पूरी टीम से कहो जंगल के ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आसपास ही इन्वेस्टिगेशन करे, जमीन तक को छान ले। लोकी अंश की बातों का मतलब साफ साफ समझ रहा था और उसे भी अंश की बातें सही लगी। आखिर कोई इतने घने जंगल के अंदर जाके इतना बड़ा रिस्क क्यों ले? लोकी सभी को अपनी वॉकी टॉकी से इंस्ट्रक्शन देने ही वाला था कि तभी संदीप ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग जंगल के अंदर ही हों और हम ये सोचें कि वो यहाँ नहीं होंगे, जिस वजह से हम जंगल के अंदर ना जाएं। नहीं संदीप, वो लोग जंगल के अंदर नहीं हैं। जंगल के अंदर जाने में और बाहर आने में बहुत समय लगता है और वो लोग किसी न किसी काम की वजह से बाहर अंदर जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि अंदर तो उन्हें नेटवर्क भी नहीं मिल रहा होगा। वो लोग आसपास ही हैं।
अंश ने पूरी बात उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर अंश बोला, सभी को बोलो जमीन पर ध्यान रखे और जहाँ भी कुछ गलत लगे उस जगह को अच्छे से देखे। मुझे लग रहा है कि वो अभी अंडरग्राउंड में छुपे हुए हैं। जी बॉस, रॉकी ने कहा, फिर सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगा। संदीप की टीम भी काम में लगी हुई थी। तभी वहाँ गोली चलने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर अंश संदीप को लेकर कार में बैठ गया और दोनों ने अपनी गन निकाल के आवाज़ की दिशा में फायरिंग करने लगे। रॉकी भी अलर्ट हो चुका था। साथ ही उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे, जो सभी अंश और संदीप को प्रोटेक्ट करते हुए फायरिंग करने लगे। संदीप भी फायरिंग कर रहा था। तभी उसकी नज़र अंश के बाजू पर गई, जहाँ से खून निकल रहा था और उसके कोट को गीला कर रहा था। यह देख के संदीप ने कहा, अंश, तुझे गोली लगी है। इट्स ओके, सिर्फ छू के निकली होगी, अंश ने नॉर्मल टोन में कहा, जिसे सुनकर संदीप थोड़ा गुस्सा होकर बोला, बिल्कुल नहीं, छोड़ ये सब, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। आर यू मैड? हम यहाँ तक आ चुके हैं और अब ये बात कंफर्म है कि रिचा यहीं है। ऐसे में हम यहाँ से चले गए तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। ये भी हो सकता है कि ये लोग अपनी लोकेशन चेंज कर दे, फिर शायद हम दोबारा उस तक ना पहुँच पाएं, अंश ने गुस्से से कहा। जिसे सुनकर संदीप कुछ बोलने को हुआ। तभी अंश ने उसे रोक के रॉकी से कहा, रॉकी, जल्दी से उस जगह पर जाओ जहाँ से फायरिंग हुई है। यस बॉस, रॉकी ने ये कहा और छुपते छुपते उस जगह पर जाने लगा। साथ ही उसे जंगल के अंदर अपनी टीम को भी इस डायरेक्शन में आने के लिए बोल दिया। फायरिंग अभी भी जारी थी, लेकिन आज अंश और संदीप बुलेट प्रूफ कार में आए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। अंश के बाजू से खून निकलते ही जा रहा था, जिसे देख के संदीप ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि गोली सिर्फ छू के निकली है। कुछ देर की बात है, अंश ने शांत आवाज में कहा, जिसे सुनकर संदीप बोला, मैं यहाँ हैंडल कर लूँगा, तुम हॉस्पिटल चले जाओ। नहीं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। कुछ बेवकूफ़ी कर दी तो रिचा के साथ साथ अपनी जान भी खतरे में डाल दोगे, अंश ने साफ मना करते हुए कहा। वो संदीप को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला था। अंश की ऐसी बातों को सुनकर संदीप चिढ़ गया, लेकिन वो ऐसी जगह पे उससे बहस नहीं करना चाहता था। कुछ ही देर में रॉकी और उसकी पूरी टीम ने पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और अभी भी जो फायरिंग कर रहे थे उन्हें मार गिराया। रॉकी जब उस जगह पर गया जहाँ से फायरिंग हो रही थी, जैसा कि उसके आदमियों ने बताया था, वहाँ सच में अंडरग्राउंड घर बना हुआ था, जहाँ से ब्लैक ड्रेस में लोग बाहर आ रहे थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी अटैक करने के लिए ही आ रहे हैं, जिसे देखकर रॉकी ने जल्दी से एक्शन लिया और सभी को अपने कब्जे में भी कर लिया। और फिर रॉकी ने टीम को घर के अंदर भेजा। अंदर ज़्यादा लोग नहीं थे और वो घर पूरी अच्छे तरीके से बनाया हुआ था। साथ ही वहाँ ज़रूरत का हर सामान था। देख के ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई रहता हो। सब कुछ अपने कब्जे में लेने के बाद ही रॉकी ने अंश को सारी बात बताई। संदीप से अब वेट नहीं हो रहा था, इसीलिए वो कार से बाहर आके वहाँ जाने लगा। अंश भी उसके पीछे आने लगा। घर के अंदर जाके दोनों उस जगह को अच्छे से देखते हैं। फिर संदीप ने रॉकी को देखते हुए पूछा, रिचा कहाँ है? संदीप का सवाल सुन के रॉकी ने एक रूम की तरफ इशारा किया जहाँ रिचा को रखा हुआ था। रॉकी का इशारा देख संदीप जल्दी से उस रूम की तरफ भागा और अंदर जाके देखा रिचा चुपचाप एक सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें शायद रोने की वजह से सूज चुकी थी, चेहरा मुरझा हुआ था। उसे देख के संदीप भागते हुए उसके पास गया और बोला, रिचा, तुम ठीक हो? संदीप की आवाज़ सुनकर रिचा ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और जब उसे इस बात का यकीन हुआ कि उसके सामने सच में संदीप खड़ा है,
जिसे वो ना जाने कितने दिनों बाद देख रही है। उसे देख ऋचा जल्दी से खड़ी हुई और उसे अच्छे से चेक करते हुए बोली, संदीप, आप ठीक तो हैं ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप यहाँ क्यों आए? ये लोग आपको मारना चाहते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और अब कोई किसी को कुछ नहीं करेगा, सब ठीक है। ये बोल संदीप ने ऋचा को कसकर गले लगा लिया। कुछ देर उससे गले लगाने के बाद जैसे संदीप को कुछ याद आया और वो ऋचा का हाथ पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ। संदीप ऋचा को उस रूम से बाहर लाके अंश के सामने लाया और बोला, ऋचा, जल्दी से इसे चेक करो, इसे गोली लगी है। मैं ठीक हूँ, अभी हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है, अंश ने कहा। तभी ऋचा उसकी बात सुनकर बोली, मिस्टर मित्तल, अगर गोली लगी है तो उसे निकालना जरूरी है, वरना उसका जहर फैल सकता है। ऋचा की बात सुनकर संदीप को और ज़्यादा टेंशन हुई और वो जबरदस्ती अंश को वहाँ पर सोफे पे बिठा के उसके कोट को निकाल के बोला, अब तो अपनी शर्ट निकाल रहा है या मैं निकालूं? संदीप की बात सुन अंश जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, संदीप उसे चुप करवाते हुए उसकी शर्ट के बटन की तरफ अपनी हाथ ले जाने लगा, जिसे देख के अंश बोला, अच्छा ठीक है, मैं खोल रहा हूँ। ये बोल अंश अपनी शर्ट के एक बटन खोल एक साइड से उसे हटा देता है। तब जाके ऋचा ने उसके हाथ को देखा जिस पर गोली लगी थी। ऋचा ने देखते हुए कहा, गोली अंदर गई है, इसे जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कैसे? ऋचा ने कहा ही था कि संदीप बोला, तुम नाइफ से निकाल दो गोली। ये बोल संदीप ने नाइफ लेकर उसे गर्म किया और ऋचा को दे दिया। ऋचा एक डॉक्टर है, जिस वजह से वो ही यही काम सबसे अच्छे से कर सकती है। वो सभी अभी शहर से बहुत दूर थे, जिस वजह से वो जल्दी अंश को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते थे। वो तो अंश था जिसे इस दर्द से फर्क नहीं पड़ा, वरना अब तक कोई भी बेहोश हो चुका होता। ऋचा ने अब एक गहरी सांस ली। आज तक कभी उसने ऐसी सिचुएशन में इस तरह किसी को ट्रीट नहीं किया, पर वो अपने काम में प्रोफेशनल थी, जिस वजह से वो सही तरीके से ही अंश के बाजू से गोली निकालने के लिए नाइफ को गोली की जगह पर रखा। जैसे ही अंश को ये एहसास हुआ, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे दर्द बर्दाश्त कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसके मुंह से दर्द की वजह से एक आह निकलती है। वहीं दूसरी तरफ निमी अदिति के साथ खेल रही थी। तभी उसे अजीब सा एहसास हुआ और उसके मुंह से निकला, अंश। पता नहीं कौन सा एहसास था, लेकिन निमी को लगा जैसे अंश दर्द में है, जिस वजह से वो अपना फ़ोन लेके अंश को कॉल करने लगी। कुछ घंटे पहले ही उसने अंश से बात की थी, जब अंश ने उसे अच्छे से डांटा था और उससे गुस्सा हो गया। लेकिन फिर भी निमी को पता था कि अंश उससे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, वो उसका फ़ोन ज़रूर रिसीव करेगा। वहीं दूसरी तरफ ऋचा ने गोली निकाल दिया था, पर उसके पास ड्रेसिंग करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए अभी सिर्फ एक कपड़ा खून को रोकने के लिए अंश के हाथ पर बांध दिया था। सब होने के बाद अंश अपने कोट के जेब से फ़ोन निकाला, जो बहुत देर से रिंग कर रहा था, और रिंगटोन सुन के ही अंश समझ गया था कि उसे निमी कॉल कर रही है, क्योंकि एक बार निमी ने अंश के फ़ोन को लेकर अपने कॉल आईडी पे एक रोमांटिक सॉन्ग लगा दिया था, जिसे जब भी वो कॉल करे अंश को सॉन्ग से पता चल जाए वही निमी है। निमी का कॉल देख अंश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसे भी समझ आ गया कि निमी उसे क्या पूछने के लिए कॉल कर रही थी। शायद इसी को दिल से दिल का मेल कहते हैं। एक दूसरे की तकलीफ दूर रह के भी समझ जाते हैं। अंश कॉल रिसीव करने से पहले खुद को नॉर्मल किया और कॉल रिसीव करके बोला, हेलो। हेलो अंश, आपने कॉल उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप ठीक तो हैं ना? मुझे क्या होगा निमी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर तुम्हें मुझे मनाना ही है तो।
अच्छी आइडिया सोचा। निमी अंश की बात सुन के उसे इग्नोर करते हुए अपनी फिक्र भरी आवाज़ में बोली, आप सच कह रहे हैं ना? आप सच में ठीक हो ना? शाम को मैं घर आऊँगा, तब खुद देख लेना मुझे। अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ। ये बोल अंश जल्दी से कॉल कट कर दिया। वो निम्मी को इस तरह और ज़्यादा परेशान नहीं देखना चाह रहा था। अंश ने अपनी नज़र संदीप की तरफ की, जो उसे घूरकर देख रहा था। उसे देख के अंश बोला, अब तो गोली भी निकल गई, अब चलें? तो क्या ये बात अब निमी से छुपाएगा? संदीप की बात सुनकर अंश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी अंश की चुप्पी ने सब बता दिया। जिसे देख के संदीप ने कहा, अंश अभी तो तू इस गोली से बच गया, लेकिन बाद में अगर निमी को पता चला ये सब, तो वो तुझे नहीं छोड़ेगी। फॉरगेट इट, निमी को कुछ नहीं पता चलेगा, अब चलें? अंश ने कहा और वहाँ से निकल गया। संदीप ऋचा को लेकर वहाँ से बाहर आया और फिर अंश वाली कार में ही बैठ के बोला, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये बोल संदीप कार ड्राइव करने लगा। अंश ने उसे कुछ नहीं कहा और फिर ऋचा की तरफ देख के बोला, आपको किसने किडनैप किया था? उनके लीडर का नाम पता चला? नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और ना ही मुझे कोई मिलने आया था। ऋचा ने अंश की बात सुनकर जवाब दिया। फिर अंश ने आगे अपने सवाल को बढ़ाते हुए कहा, एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज को देखकर ऐसा लगा कि आप खुद उनके साथ जा रही हैं। ऐसा क्या कहा था उन्होंने आपको? उन्होंने कहा था कि वो संदीप के लोग हैं, जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए वो मुझे सेफली वहाँ से ले जाने आए हैं। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन ऋचा बोलते हुए रुकी। तभी संदीप ने कहा, लेकिन क्या ऋचा? उनमें से 2 लोग आपके बॉडीगार्ड थे, जिन्हें देख के मुझे लगा कि वो सच कह रहे हैं और मैंने उनकी बात मान ली। वो मुझे इंडिया लेकर आए और फिर यहाँ पर रखा। पहले मुझे लगा कि ये सब आपने कहा है करने को, लेकिन कल मैंने इनकी बात सुनी। ये सभी आपको मारना चाहते थे। ऋचा की पूरी बात सुनने के बाद अंश और संदीप दोनों ही समझ गए थे कि ये सब किसने किया है। अंश ने संदीप से कहा, मैंने कहा था वो तुझे नहीं छोड़ने वाला है। इससे पहले एक बार फिर वो अपने फन फैलाए, उसे कुचल देना ही सही रहेगा। अब तक मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे रिश्तों का लिहाज था, लेकिन इस बार दे क्रॉस ऑल द लिमिट्स। संदीप ने गुस्से से कहा। संदीप ने बहुत ही स्पीड में कार ड्राइव किया और कुछ ही घंटों में इनकी कार एक बड़े हॉस्पिटल के सामने थी। तीनों अंदर गए और अंश की ड्रेसिंग करवाई। अंश का दर्द अब कंट्रोल में था। उसके बाद अंश ने अपने लिए एक नई ड्रेस मंगवाया और चेंज करके घर के लिए निकल गया। रात का वक्त। निमी अपने रूम में थी और उसकी गोद में अदिति थी, जो सो रही थी। निमी ने अभी अभी उसे सुलाया था और वो उसे झूले में रखने जा रही थी। निमी अदिति को अच्छे से झूले में सुलाकर बोली, अभी तक अंश नहीं आए। निमी ने ये कहा ही था कि तभी अंश गेट से अंदर आया। निमी ने जैसे ही अंश को देखा, वो उसके पास गई और उसे अच्छे से चेक करने लगी, जैसे कंफर्म कर रही हो कि अंश बिल्कुल ठीक है या नहीं। ये क्या कर रही हो? अंश ने निमी को देख के कहा, जो उसके चक्कर लगा रही थी। अंश के सवाल को सुनकर निमी बोली, आपको देख रही थी और क्या? ऐसे कौन देखता है? मैं। निमी ने उसी लहजे में अंश को जवाब दिया। निमी अभी भी गौर से अंश को देखे जा रही थी। तभी अंश उसका ध्यान हटाने के लिए बोला, तुम्हारी दोपहर की हरकत मैं भूला नहीं हूँ। निमी ने जैसे ही अंश की बात सुनी, वो शांत होकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई, जैसे कि कोई मासूम बच्ची हो, और अपनी प्यारी आवाज़ में कहा, वो मुझे बहुत दिनों से वो सब खाने का मन हो रहा था, इसीलिए मैंने बस थोड़ा सा खाया था। सच में।
मैंने स्टार्ट किया था खाना की, आपने कॉल कर दिया। निमी का ध्यान हटा। देख अंश ने एक चैन की सांस ली और फिर निमी को देखकर बोला, और अगर मैंने तुझे कॉल नहीं किया होता फिर भी कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा ही खाती। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अपनी प्यारी सी बच्ची को भी परेशान करूँ अपने साथ। रियली, तुम इस बात को समझती हो? अंश ने कहा, जिसे सुनकर निमी एक अच्छे बच्चे की तरह अपने सिर को हिला देती है। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। ये बोलकर अंश अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। अंश ने जब अपने लिए न्यू कपड़े मंगवाया था तब उसके सेम कपड़े ही लाने के लिए बोला, जिससे निमी को शक ना हो। यही कारण होता है कि निमी उसके कपड़े को देख कुछ नहीं समझ पाई। अंश वॉशरूम में जाके अपने कोट और शर्ट को निकाला। उसके बाद अपने हाथ को देखा जिसके बाजू पर पट्टी हुई थी। गोली की वजह से घाव गहरा हुआ जो जल्दी नहीं भरने वाला था। तब तक अंश को ये बात निमी से छुपानी थी। अंश ने जल्दी से अपने कपड़े को चेंज किया। उसने एक लोअर और फुल स्लीव टी शर्ट पहनी जिससे उसका हाथ छुपा रहे। चेंज करके अंश बाहर आया और देखा कि निमी टेबल पर उसके लिए खाना लगा रही है। ये देख अंश के फेस पर स्माइल आ गई और वो निमी के पास जाकर बोला, तुमने खा लिया? नहीं, आज आपकी बेटी सो नहीं रही थी, अभी सोई है। निमी की बात सुनकर अंश ने झूले की तरफ देखा जहां अदिति आराम से सो रही थी। अंश हाथ में एक वाइट लिया और निमी की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देख के निमी ने अपना मुंह खोला और खा लिया। थोड़ी देर में दोनों खाना खा लेते हैं और अंश उठ के अपने स्टडी रूम में जाने लगता है, जिसे देख के निमी बोली, अब कहाँ चल दिए आप? पहले ही रात के 11 बजे घर लौटे हैं और अब फिर से काम? थोड़ा सा है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम करिए। जब देखो काम काम काम, इतना शौक है काम का तो अभी 2 घंटे बाद अदिति उठेगी, उसे संभाल लीजिएगा। निमी की बात सुन के अंश के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो आराम से जाके बेड पर लेट गया। कुछ देर में निमी भी आई और अंश के चेस्ट पे सिर रखने वाली थी। तभी अंश ने कहा, तुमने दूध पिया? अंश की बात सुनकर निमी अपना मुंह बना लेती है। तभी अंश उसे गुस्से से घूर कर बोला, निमी ठीक है, जा रही हूँ पीने, निमी ने कहा और बेड से उठ के नीचे किचन जाने लगी। अंश निमी को रोज दूध पीने के लिए दिया करता, लेकिन आज लेट था जिस वजह से निमी ने दूध पीने से मना कर दिया था। वहीं निमी के जाने के बाद अंश ने अपने हाथ को देखा। इसके राइट हैंड पर ही गोली लगी थी और निमी अभी उसी हाथ के सपोर्ट से सोती। ना चाहते हुए भी अंश को निमी को दूर करना पड़ा और फिर वो निमी के साइड सो गया, जिससे निमी उसके लेफ्ट हैंड के साइड सोए। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।